नमस्कार दोस्तों, किताबों की दुनिया में स्वागत है आपका। यह है रतन्स बुक कॉर्नर, जहाँ पर पन्ने की कहानी आपके कानों तक हम लाते हैं। नॉलेज का नशा बिना पेज पलटे, बस सुनते जाओ और सीखते जाओ। आप सुन रहे हैं द मनी गाइड, जहाँ पे आप जानेंगे बजटिंग, सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग के बारे में। बजटिंग बजटिंग का मेन मकसद है अपने इनकम और खर्च को सही तरीके से मैनेज करना। जब तक आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का ठीक से हिसाब नहीं रखते, आप अपने पैसे को इनसफिशिएंटली मैनेज करते हैं। अगर आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो आप आसानी से कर्जे में आ सकते हैं या अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। बजट बनाने का पहला स्टेप है अपनी इनकम को समझना। आप अपनी टोटल मंथली इनकम को नोट करें, जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम या साइड इनकम। उसके बाद अपने एक्सपेंसेस को समझना जरूरी है। हर मंथ आपको किस चीज पर पैसे खर्च हो रहे हैं, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हर मंथ सेम होते हैं, जैसे रेंट, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे शॉपिंग, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट। एक अच्छा बजट बनाने के लिए आपको अपनी टोटल इनकम को समझना होगा और फिर उसे अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस करना होगा। बजट के लिए एक सिंपल टेक्निक है 50-30-20 रूल। इसमें आप अपनी इनकम का 50% एसेंशियल एक्सपेंसेस यानी कि ग्रोसरी, बिल्स, रेंट पर यूज कर सकते हैं। 30% लाइफस्टाइल मतलब शॉपिंग, एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और 20% अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। यह रूल आपको अपने पैसे को इफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है। बजटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके पैसे को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए होती है। इसका मेन मकसद है कि आप अपने डेली मंथली एक्सपेंस को कंट्रोल करें, ताकि आप अपने फ्यूचर गोल के लिए सेविंग्स कर सके और कर्ज से बचे। अपनी बजटिंग को गोल ओरिएंटेड बनाइए। आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए अपने फ्यूचर गोल्स मतलब रिटायरमेंट, वेकेशन, एजुकेशन के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा निकालना होगा। अगर आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को अपनी बजट का पार्ट बना देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएंगे। बजट को ट्रैक करना इजी बनाने के लिए आप एक्सेल, स्प्रेडशीट्स, मोबाइल ऐप्स या मनी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। पैसे बचाना यानी कि सेविंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने मंथली इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करें। सेविंग सिर्फ पैसे रखना नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सेफ सिक्योरिटी क्रिएट करना है। जब तक आप अपने लिए इमरजेंसी फंड और सेविंग का प्लान नहीं बनाते, आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी से सेफ्टी डील नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी सेविंग हैबिट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इमरजेंसी फंड का ख्याल रखना होगा। यह फंड आपको 6 से 12 महीने तक के लिए अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको इनकम नहीं मिल रही हो, तो इमरजेंसी फंड आपके काम आएगा। इस इमरजेंसी फंड को आप फिक्स डिपॉजिट या हायर इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट्स में रख सकते हैं। अगर आपको अपने फ्यूचर गोल्स के लिए पैसे सेव करने हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सेविंग गोल्स सेट करने होंगे। शॉर्ट टर्म सेविंग्स गोल के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेविंग्स गोल्स के लिए जैसे रिटायरमेंट या चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस से कुछ पैसा साइड में रख सके, जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का काम करेगा। सेविंग से आप अपनी इमरजेंसी नीड्स को कवर कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी पैसा जमा कर सकते हैं। आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इसके लिए आपको
अपने सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करना होगा, जिसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। इससे आप इजीली अपने सेविंग्स गोल्स को अचीव कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अब बात है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी सेविंग्स को पैसे बढ़ाने के लिए यूज़ करें। अगर आप सेविंग्स ही करते रहेंगे तो आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से अपने आप कम हो जाएगा। इसके लिए आपको अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे पैसा ग्रो कर सके। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना ज़रूरी है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं, जबकि कुछ लो रिस्क होते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ब्लू चिप स्टॉक्स जो स्टेबल कंपनीज के होते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको रिस्क से थोड़ा बचना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल्स आपके पैसे को मैनेज करते हैं और इससे आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किए जाए तो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपको लो रिस्क चाहिए तो डेट म्यूचुअल फंड्स में भी एक अच्छा ऑप्शन है। एसआईपी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यह आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट देता है। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको स्टेबल रिटर्न्स देता है। रियल एस्टेट का भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन से भी पैसा मिलता है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप रेंटल इनकम से भी पैसा कमा सकते हैं। गोल्ड एक और एसेट है जो अपने आप को सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रूव करता है। आप फिजिकल गोल्ड या सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हाई रिस्क लेने का मन हो तो आप क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह ऑप्शन हाई रिस्क लेकिन फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप पूरी तरह रिसर्च करें और अपने रिस्क कैपेसिटी को समझें। पैसिव इनकम एक्स्ट्रा पैसा कमाने का तरीका। पैसिव इनकम का मतलब है वो इनकम जो आप अपनी एक्टिव एफर्ट्स के बिना काम कर रहे हो। मतलब आप अपने एफर्ट्स लगाकर एक बार अपना इनकम सोर्स इस्टेब्लिश करते और फिर आपको हर टाइम एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको अपने मेन इनकम सोर्स के अलावा पैसा कमाना है तो फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आप अपने स्किल्स जैसे राइटिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं और वेबसाइट जैसे अपवर्क या फीवर पर प्रोजेक्ट ले सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का एक और अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स है। अगर आपके पास ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट के एफिलिएट प्रोग्राम से पैसे कमा सकते हैं। जब कोई आपके लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज या ई बुक्स भी बेच सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में एक्सपर्ट हैं तो आप अपना कोर्स बना सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो आप उसे रेंट पर दे सकते हैं। यह आपको रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है। वेल्थ क्रिएशन, धन का निर्माण। वेल्थ क्रिएशन का मतलब है अपने पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करना ताकि आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सके। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पेशेंस, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को
डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक एसेट क्लास जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क ज़्यादा होता है। आपको अपने पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे अलग अलग एसेट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यह आपको किसी भी एक एसेट क्लास के पुअर परफॉर्मेंस से बचाता है। टाइम वेल्थ क्रिएशन में सबसे ज़रूरी फैक्टर है। आपको जल्दी स्टार्ट करना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। कंपाउंडिंग का इफेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी पावरफुल होता है। वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ ग्रो करने का ध्यान रखना होता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा जिससे आप अपना रिस्क स्प्रेड कर सके और लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम रिटर्न कमा सके। चलिए जानते हैं अपने कर्ज को कैसे कंट्रोल करें। जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते हैं तो डेट मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपके पास एक्सेसिव डेट है तो आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। चलिए जानते हैं डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। पहला है हाई इंटरेस्ट डेट को पहले चुकाइए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का कर्जा, पर्सनल लोन्स या पेडे लोन्स जैसे हाई इंटरेस्ट डेट्स है तो उन्हें पहले चुकाइए। ये डेट्स आपके फाइनेंशियल गोल्स को अच्छा खासा इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि इन पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा है डेट स्नोबॉल मेथड। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने स्मॉलेस्ट डेट को पहले चुकाते हैं। जब एक लोन चुक जाता है तो वो पैसा आप उस पर दे रहे थे उसे अगले लोन को पे करते हैं। ये मेथड आपको मोटिवेशन देता है क्योंकि आप जल्दी से डेट को क्लियर करते जाते हैं। तीसरा है डेट एवलेंच मेथड। ये मेथड डेट स्नोबॉल से थोड़ा अलग है। इसमें आप अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले डेट को पहले पे करते हैं। इससे आप ज़्यादा पैसा सेव करते हैं क्योंकि आप उन लोन्स को पहले चुकाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और चौथा है रीफाइनेंस करना। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट लोन है तो आप उन्हें रीफाइनेंस करने के बारे में सोच सकते हैं। रीफाइनेंसिंग से आप अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं जो आपके ओवरऑल रीपेमेंट बर्डन को रिड्यूस कर देगा। चलिए जानते हैं टैक्स प्लानिंग के बारे में। अपने टैक्सेस को ऑप्टिमाइज कैसे करें। टैक्स प्लानिंग भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप अपने टैक्सेस को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। टैक्स सेविंग्स के कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं। पहला है सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स। आपको सेक्शन 80C के अंडर अपनी सेविंग्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। इस सेक्शन में आप 1.5 लाख तक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आप सेक्शन 80D के अंदर अपने प्रीमियम्स का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। आप अपने फैमिली और पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तीसरा है होम लोन। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट पर टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। साथ ही आप होम लोन इंटरेस्ट पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। चौथा है कैपिटल गेन्स टैक्स प्लानिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स को समझना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स देना चाहते हैं
तो आपको 1 ईयर होल्डिंग पीरियड मेंटेन करना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे टैक्स रेट काफ़ी कम होते हैं, जो वेल्थ क्रिएशन में मददगार होते हैं। चलिए जानते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे डाइवर्सिफाई करें। आप बनिए रहिए हमारे साथ रतन्स बुक सेंटर पे। अगर आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पर है तो आपको अपने एसेट अलोकेशन पर ध्यान देना होगा। एसेट अलोकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि आपको ओवरऑल रिस्क लो हो और रिटर्न मैक्सिमाइज हो। टाइप्स ऑफ एसेट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। पहला है इक्विटी। स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। इनमें शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। दूसरा है बॉन्ड। अगर आपको रिस्क थोड़ा कम चाहिए तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम देते हैं। ये फिक्स रिटर्न्स ऑफर करते हैं और आपके ओवरऑल रिस्क को बैलेंस करते हैं। तीसरा है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट भी एक अच्छा एसेट क्लास है जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। आप रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं या रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा है कमोडिटीज। गोल्ड और सिल्वर ट्रेडिशनल सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है। इनमें इन्फ्लेशन से बचने की काफ़ी पोटेंशियल होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्हें इंक्लूड करना ज़रूरी है। पांचवा है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में एक न्यू एसेट क्लास है जिसमें आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हाईली वोलेटिल है, इसलिए इनमें इन्वेस्ट करते वक्त अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें। आप अपने पैसे को 60% इक्विटीज में, 20% बॉन्ड्स में, 10% रियल इस्टेट, 5% गोल्ड एंड कमोडिटीज में एंड 5% क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एलोकेशन आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से चेंज हो सकती है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है तो इक्विटीज़ को ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं तो बॉन्ड्स और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज ज़्यादा होना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग। अपने फ्यूचर की सुरक्षा कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करना होगा जब आप अपनी वर्किंग लाइफ की शुरुआत करते हैं। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज करना होगा। रिटायरमेंट प्लानिंग के कुछ स्टेप्स। पहला है रिटायरमेंट गोल सेटिंग। सबसे पहले आपको अपने रिटायरमेंट गोल्स को डिफाइन करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद कैसे अपनी लाइफ जीनी है। आपको इतनी इनकम चाहिए, आप किस सिटी में रहना चाहते हैं, क्या आपको हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सेट्रा। दूसरा है रिटायरमेंट अकाउंट्स। नेशनल पेंशन स्कीम मतलब NPS और PPF रिटायरमेंट के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। NPS आपको टैक्स बेनिफिट देता है लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए। PPF में आप टैक्स फ्री रिटर्न्स कमा सकते हैं। तीसरा है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। ये आपको लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। आप SIPs का यूज़ कर सकते हैं। चौथा है पोस्ट रिटायरमेंट स्ट्रैटेजीज। जब आप रिटायरमेंट के बाद अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हैं तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना होगा, जैसे बॉन्ड्स, रियल इस्टेट और हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कैसे करें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए किसी जॉब की ज़रूरत ना हो। यह एक लॉन्ग टर्म गोल है,
जिसमें आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हैं। कुछ स्टेप्स है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है एग्रेसिव सेविंग। अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेव करना होगा ताकि आप जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सके। आपको अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलिस्ट रखना होगा जिससे आप ज़्यादा सेव कर सके। दूसरा है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। आपको अपने सेविंग को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना होगा। ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देंगे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में मदद करेंगे। तीसरा है साइड इनकम स्ट्रीम्स। आपको अपने इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई करने होंगे। आप फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्सेज और इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए डिसिप्लिन अप्रोच और पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को इफ़िशिएंटली अचीव कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर और डिटेल चाहते हैं तो ज़रूर बताइए और कमेंट सेक्शन में हमको इन्फॉर्म कीजिए। हम ऐसे और ऑडियो बुक्स लाते रहेंगे। चलिए जानते हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजन पर इमोशंस का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। बिहेवियरल फाइनेंस का एक ऐसा फील्ड है जो ये समझने की कोशिश करता है कि लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन में लॉजिक के बजाय इमोशंस को कैसे यूज़ करते हैं। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इमोशनल डिसीजन मेकिंग आपको फाइनेंशियल मिस्टेक्स करने के लिए लीड कर सकती है। कभी कभी इन्वेस्टर्स अपने डिसीजन को ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर लेते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप मार्केट को समझते हैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको रिस्की डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकता है। हम नेचुरली लॉस से ज़्यादा घबराते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉस कर रहा है तो आप उसको होल्ड करते हैं जबकि आपको उससे निकलना चाहिए। इससे आप फाइनेंशियल लॉसेस को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर अपने पुराने प्राइस लेवल को एंकर कर लेते हैं। जैसे अगर स्टॉक का प्राइस पहले 500 रुपया था तो वो उसको 500 रुपये के आसपास रखकर डिसीजन लेते हैं बिना मार्केट की करंट कंडीशन को समझे। जब मार्केट में सब किसी इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं तो आप भी उस ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं। ये मेंटेलिटी आपको गलत टाइम पर बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेने के लिए लीड कर सकती है। ये सभी चीज़ों को अवॉइड कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। अपने डिसीजन को लॉजिकली सोचकर ले, ना कि इमोशंस रिस्पॉन्स से। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि एक एसेट क्लास का परफॉर्मेंस आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। अपने इन्वेस्टमेंट गोल को लॉन्ग टर्म रखें और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान ना हो। रिस्क मैनेजमेंट। अपने फाइनेंशियल रिस्क को कैसे कंट्रोल करें। रिस्क मैनेजमेंट हर फाइनेंशियल डिसीजन में ज़रूरी होता है। आपके पास काफ़ी फाइनेंशियल एसेट होंगे और आपको इन एसेट के रिस्क को समझना और कंट्रोल करना होगा। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। पहला है मार्केट रिस्क। ये वो रिस्क है जो मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, जैसे स्टॉक्स मार्केट क्रैश, इन्फ्लेशन या ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न। आप इस रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट रिस्क। अगर आप किसी बॉन्ड या डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इश्यूअर के क्रेडिट वर्दीनेस को इवेल्युएट करना होगा। अगर कंपनी या गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉस हो सकता है। तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क। यह रिस्क इस बात से रिलेटेड है कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स जल्दी कैश में कन्वर्ट करनी हो तो वो मुश्किल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रियल इस्टेट या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी सेल करना मुश्किल हो सकता है।
चौथा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर आप फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जैसे बॉन्ड्स, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर आपके बॉन्ड का प्राइस गिर सकता है। इस रिस्क को समझना ज़रूरी है, खासकर अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ स्ट्रैटेजीज है, उसके बारे में जानते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करें, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिस्क से बचाव चाहिए तो आप ऑप्शंस या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज कर सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क एवरेज है तो आप बॉन्ड्स और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एस्टेट प्लानिंग, अपनी धन संपत्ति को कैसे ट्रांसफर करें। एस्टेट प्लानिंग का मतलब है अपनी प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट और एसेट को अपने फैमिली मेंबर्स को इफिशिएंटली ट्रांसफर करना, ताकि आपके बाद भी उन्हें किसी फाइनेंशियल इश्यूज का सामना ना हो। यह प्रोसेस आपके विल, ट्रस्ट और पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू मैनेज होता है। एस्टेट प्लानिंग के की एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। पहला एक विल। विल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये स्पेसिफाई किया जाता है। आप अपने एस्टेट डिस्ट्रीब्यूट के लिए एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि वो आपके स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करे। ट्रस्ट आपको एस्टेट टैक्स को मिनिमाइज करने में मदद करता है। तीसरा है पावर ऑफ अटर्नी। अगर आप अपनी लाइफ में कभी अपनी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में इनकैपेसिटी का सामना करते हैं तो आप पावर ऑफ अटर्नी असाइन कर सकते हैं। यह लीगल डॉक्यूमेंट आपको किसी पर्सन को फाइनेंशियल डिसीजन लेने की पावर देता है। और चौथा है लाइफ इंश्योरेंस। आप अपने लाइफ को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हैं। यह पॉलिसी आपकी डेथ के बाद आपके बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एस्टेट प्लानिंग के कुछ टिप्स। आपको अपनी विल और ट्रस्ट को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, ताकि अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हो तो उन्हें अपडेट किया जा सके। एस्टेट प्लानिंग के दौरान आपको अपने एस्टेट टैक्सेस को मिनिमाइज करने का प्लान बनाना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को कैसे इनहेंस करें, चलिए जानते हैं। आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने पैसे का सही तरीके से यूज़ कर सकें। अगर आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो सेविंग हो, इन्वेस्टिंग हो या स्पेंडिंग हो। आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यह नॉलेज आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और रिस्क को मैनेज करने में मदद देगी। अगर आपको पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स और मॉर्गेजेस के टर्म्स और कंडीशंस समझने आते हैं तो आप उन्हें इफ़िशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि किस तरह से इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट होता है और कब डेट को चुकाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपको इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ और क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखना चाहिए। यह आपको अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ देने के लिए नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड करेगा। आपको बजटिंग एप्स, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर्स और फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स का यूज़ करना सीखना चाहिए। यह टूल्स आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। अर्ली रिटायरमेंट कैसे अचीव करें? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक मूवमेंट है
जो लोगों को अपने फाइनेंस को इस तरह से प्लान करने के लिए इंस्पायर करता है ताकि वो अपनी रेगुलर जॉब को छोड़े और जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सके। आपको अपनी इनकम का 50 to 70% पार्ट सेव और इन्वेस्ट करना होगा। इसके लिए आपको अपनी एक्सपेंसेस को मिनिमल रखना होगा और ज़्यादा सेविंग्स करनी होगी। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको हायर रिटर्न्स देंगे जो आपको जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में मदद करेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की स्ट्रैटेजी में फ्रूगैलिटी काफ़ी ज़रूरी है। आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा और अननेसेसरी लग्जरियस को अवॉइड करना होगा। अगर आप इन सब कॉन्सेप्ट को अपने फाइनेंशियल प्लान में इंक्लूड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जाते जाते एक बात, किताबों से दोस्ती बनाए रखो क्योंकि ये किताब धोखा नहीं देती। मैं हूँ रतन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रतन, साइनिंग ऑफ।